बीए पार्ट 3 में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों को जो हिस्ट्री ऑनर्स रखे हुए हैं, आज हम लोग यहाँ हिस्ट्री ऑनर्स के 5वें पेपर के रूप में देखेंगे। और इस पेपर को देखने के साथ हम सभी को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार वेलकम करेंगे और देखेंगे यहाँ 6ठे अध्याय के माध्यम से कि 1857 ईस्वी तक भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की बात जो है, इसके तहत यहाँ रणजीत सिंह के चरित्र चित्रण की बात हम करेंगे। रणजीत सिंह का जो चरित्र चित्रण रहा है वो भारतीय इतिहास में कितना महत्वपूर्ण रहा है, और इसके साथ साथ हम 1857 ईस्वी तक के विद्रोह की स्थिति में यहाँ रणजीत सिंह के स्थितियों को समझेंगे कि यह हमारे देश के प्रति, लड़ाई के प्रति या अपने देश के लिए इन्होंने किस तरह के अपने चरित्र चित्रण को उजागर किया है। तो आइए इसमें सबसे पहले हम ऐसे समझते हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास में, जो आधुनिक भारतीय इतिहास का अध्ययन हम लोग करते हैं, तो इस भारतीय इतिहास में जो उन्नतम अगर कहा जाए व्यक्तियों के रूप में नाम लिया जाए, तो उसमें सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों का अगर श्रेणी कहीं तैयार होता है तो उसमें रणजीत सिंह का नाम भी वंचित नहीं रहेगा। इनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान बनता है, क्योंकि वह एक महारथी होने के साथ साथ अगर हम कहें तो कुशल योद्धा के रूप में भी जाने जाते हैं, और एक अच्छे राजनीतिज्ञ के रूप में भी समझे जाते हैं, सुयोग्य सेना नायक के रूप में भी समझे जाते हैं। उसके बाद अध्यायशाही शासक के रूप में भी जाना जाए। तो इस सारी बातों के माध्यम से इसमें कहीं अतिशयोक्ति की बात नहीं आती है, और किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं होगी, किसी तरह की इसमें किंतु परंतु की बात नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर हम रणजीत सिंह की बात कर रहे हैं तो उनकी आकृति सुंदर नहीं थी देखने में, वह देखने में बिल्कुल सुंदरता उनके अंदर थी ही नहीं। और एक और भी इनके साथ समस्याएं थी कि चेचक होने के कारण उनकी एक आंख मारी जा चुकी थी। एक तो पहले से कुरूप थे, उनकी कुरूपता का एक दूसरा प्रमाण आपको देखने के लिए मिलेगा कि चेचक के कारण उनकी एक आंखें भी चली जा चुकी थी। फिर भी उनका जो व्यक्तित्व था वह अगर कहा जाए तो इतना तेजपूर्ण था, इतना प्रभावोत्पादक था कि इस सारे जो इनकी बदसूरती थी, यह सारी बदसूरती इनकी समाप्त हो जाती थी इनके तेजपूर्ण व्यवहार के कारण, तेजपूर्ण इनके कार्यों के कारण। उनके अदम्य साहस को देखा जाए तो ऐसे अदम्य साहस के मामले में वे बड़े से बड़े जो राजनीतिज्ञ थे उनके छक्के छोड़ जाते थे इनके सामने। इस महान भारतीय शासक के सामने अच्छे से अच्छे योद्धा जो थे उनके स्थिति बिल्कुल दयनीय हो जाती थी, स्थिति एकदम खराब हो जाती थी। और उनकी सुसंगठित सेना को देखकर तो ऐसे भी कहा जाता है कि बड़े बड़े शत्रुओं के दिल भी दहल उठते थे, ऐसी स्थिति थी। उन्होंने पंजाब उस अवस्था में पाया था। पंजाब के जब शासक बने तो पंजाब इनको उस अवस्था में मिला था जिसमें सिख मिसले आपसी युद्ध में आपस में लड़ते झगड़ते रह रही थी, और मराठे तथा अफगान जो थे उन पर अपना दबाव डाले हुए थे। इसके साथ साथ स्थिति इतनी बदतर थी वहां की कि अपनी अद्वितीय प्रतिभा के द्वारा रणजीत सिंह जो थे इन्होंने साबित करके दिखाया कि पंजाब से अफगानों को मार कर भगाने का इन्होंने एक अदम्य साहस का परिचय इन्होंने जो दिखाया, और सिख मिसलों को जीतकर एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना करने का कार्य इन्होंने किया। चूंकि हम रणजीत सिंह की बात कर रहे हैं तो वे अगर कहें इनके बारे में तो वह जन्मजात एक नेता ही थे, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े में विभाजित सिखों को एकता के सूत्र में संगठित करके और वो सारे जो टुकड़े टुकड़े स्थिति था उन सबको राष्ट्रीयता की भावना भरने में इन्होंने भरसक बेहद ही अच्छा प्रभाव अपना दिखलाने का काम किए। भले ही हम कहें इनके बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में हम इतनी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन इनके अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो यह बिल्कुल निरक्षर थे। पढ़ने लिखने में वो बिल्कुल निरक्षर थे। निरक्षरता तो इनके अंदर थी, फिर भी अगर कहा जाए कि वह एक गुणवान और उदार और सहिष्णु विचार के व्यक्ति थे। इनके अंदर ऐसा व्यक्तित्व था। वो विद्वानों तथा सुसंस्कृत व्यक्तियों का बहुत आदर किया करते थे। भले अपने पढ़े लिखे नहीं थे तो ऐसे लोगों का आदर किया करते थे। चूंकि वह एक कट्टर सिख था, फिर भी अन्य संप्रदायों के प्रति उनके अंदर उदारता की भावना भरी हुई थी। इसके साथ साथ इनके व्यक्तित्व के बारे में और भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि समकालीन नरसों की तरह वह भी शराब पीते थे। शराब के वो इच्छुक थे, शराब पीने का काम करते थे, और भोग विलास के वो भी प्रेमी थे। लेकिन ऐसी व्यक्तिगत दुर्बलता उनके राजकाज में कभी बाधा डालने का काम नहीं करती थी। राजकाज पे इसका कोई असर ही नहीं पड़ता था। इस तरह से अपने राज्य के प्रति वफादार होकर और राज्य के कार्यों को संचालित करते थे। इनके बुद्धि की बात की जाती है तो बुद्धि के बारे में अगर समझा जाए
तो उनकी बुद्धि तीक्ष्ण और स्मरण शक्ति भी उनके अंदर विलक्षण भावना के रूप में प्रचलित था। महान गुणों से संपन्न रहने के कारण उन्हें अगर कहा जाए तो पंजाब केसरी की संज्ञा भी दी गई है। अगर आपके प्राचीन भारतीय इतिहास में या इस तरह के बातें आती है तो यहाँ प्राचीन का मतलब मेरा ये कहना नहीं कि प्राचीन जो इतिहास की बात, यानी मध्यकालीन अगर भारत की हम बात करते हैं तो ऐसे मध्यकालीन भारत में जिस समय में हम पढ़ रहे हैं तो इस मध्यकालीन में उन्हें पंजाब केसरी से भी सम्मानित किया गया है, ऐसे संज्ञा देकर इन्हें संबोधित किया गया है। तो इस तरह से रणजीत सिंह जो थे, इनके संबंध में कनिंघम महोदय स्पष्ट शब्दों में अपनी बातों को गुणगान करते हुए रणजीत सिंह के बारे में गुणगान कर रहे हैं और लिखते हैं कि रणजीत सिंह ने पंजाब को नष्ट होते हुए राज्य संगठन के रूप में देखने का काम किए। जो मुखिया के विरोध का शिकार बना हुआ था, जिस पर अफगान तथा मराठों की स्थिति बनी हुई थी या दबाव एक तरह का पड़ रहा था, इसके साथ साथ जो अंग्रेज प्रभुत्व को स्वीकार करने को तैयार था, उन्होंने अनेक छोटे छोटे राज्यों को संगठित करके एक राज्य का रूप दिया। खासकर उसने काबुल से उसके सबसे सुंदर प्रांत को बलपूर्वक ऐंठ लिया तथा इसके साथ उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को हस्तक्षेप का कोई अवसर ही नहीं दिया। उनके माध्यम से घुड़सवारों के जो रूप में फौज उन्होंने पाया था, घुड़सवारी जो फौज थे इनकी, तो ये फौज जो पाए थे, निसंदेह अगर कहा जाए तो इसमें किसी तरह का संदेह नहीं हम प्रकट करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वैसे सैनिकों के अंदर वीरता का गुण था, वे वीर थी, किंतु युद्ध कला भी उनके अंदर अनभिज्ञ रूप से एक युद्ध की कला थी। उसने उसे संगठित करने का काम किए तथा अनुशासन में सभी सेनाओं को रखने का इन्होंने बेहतर प्रयास किया। खासकर इसके परिणाम अगर कहा जाए कि 50,000 अनुशासन में बंधे सैनिक संगठित हो गए इनके लिए, और 50,000 शस्त्र जो सुसज्जित सैनिक जो थे स्वयंसेवक तथा देश रक्षक के रूप में तैयार हो गए, तथा रणक्षेत्र के लिए 300 से अधिक तोप जो था इनके लिए तैयार हो गया। उनका शासन लोगों की भावना पर ही निर्भर कर रहा था, लेकिन साथ ही आवश्यकता पड़ने पर सैनिक कार्रवाई जो थी और इसके साथ साथ प्रादेशिक सीमा विस्तार के संबंध में भी यह प्रयत्न इनके अक्सर चलते रहते थे। जब सिख उपनिवेश की सीमाएं निश्चित हो गई तथा जब उनकी नेतृत्व शक्ति तथा प्रतिभा क्षीण हो गई, तब उनकी जाति की महत्वपूर्ण शक्ति जो थी वह पारस्परिक कलहों में परिवर्तित होना आरंभ हो चुका था। रणजीत सिंह की मृत्यु जब हो गया तो इनके मृत्यु के बाद सिख सरदार जो थे उनमें अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए आपस में संघर्ष करना शुरू कर दिए, और खासकर रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी में कोई ऐसा योग्य शासक न हुआ जो स्वार्थी सरदारों को अपने नियंत्रण में रख सकने में अपना बल प्रयोग करे, अपने बुद्धि का प्रयोग करे, अपने कौशल का प्रयोग करे, किसी भी तरह के प्रयोग करके ऐसा शासक ही नहीं हुआ जो रख सके। तो इस तरह अगर हम कहें कि रणजीत सिंह जो थे, यानी इनकी महान शासकों में अगर भारत में गिनती की जाती है तो इसमें कहीं राय अगर आपकी बनती है तो यह राय कहीं भी गलत नहीं हो सकता है, बल्कि यह सरासर इनके पक्ष में ही जाना चाहिए कि यह एक कुशल, योग्य, अनुशासन प्रिय और इसके साथ साथ एक अच्छे राजनीतिज्ञ, एक अच्छे यहाँ महारथी, एक अच्छे योद्धा, एक अच्छे सेना नायक, एक अच्छे अध्यायशाही शासक के रूप में इनको अगर जाना जाए तो इसमें कहीं भी शक नहीं है। तो इस तरह से रणजीत सिंह के बारे में, इनके चरित्र चित्रण के बारे में आपने देखा, और अगले सीरीज के माध्यम से आप देखेंगे अगली बातों को। तब तक आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सीरीज में। तब तक आप सभी को एक बार पुनः